हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम क्लास 12th फिजिक्स के 12th चैप्टर का वन शॉट वीडियो हम लेकर आ चुके हैं, जो है हमारा परमाणु। तो ये 12th चैप्टर है। इस चैप्टर के सभी हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे, ये मात्र एक ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादातर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम एग्जाम के संबंध में सभी टॉपिक करा रहे हैं, तो एक एक करके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर के तो हम क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु चैप्टर पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। याद रखेंगे, ये क्लास 11th में जब जाएंगे तो मतलब पढ़े होंगे, आपको तो पता होगा, क्लास 11th में केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक आता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। परंतु जब आप क्लास 12th में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स सिलेबस में ये आपका एक परमाणु एक चैप्टर है जिसमें ये सभी टॉपिक दिए गए हैं, तो हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं इसीलिए हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। और उसमें क्या किया उन्होंने एक सोने की, सबसे पहले मैं थोड़ा समझाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा, समझा दे रहा हूं, समझे रहेंगे तो सब पढ़ूंगा ना, याद हो जाएगा। तो रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक सोने की, इस तरीके से सोने की पतली सी पन्नी लिया, और सोने की बहुत ही पतली सी पन्नी लिया। और इस पर क्या किया इस पर उन्होंने अल्फा कणों का बौछार कराया। इस पर उन्होंने अल्फा कणों का बौछार कराया इस प्रकार। तो इन्होंने क्या देखा, जैसे अल्फा कण, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अल्फा कण। तो अल्फा कणों का क्या इन्होंने कराया है, अल्फा कणों का इन्होंने क्या कराया, इस पर बौछार कराया, इस सोने की पतली सी पन्नी पर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सोने की पतली पन्नी। तो सोने की पतली सी पन्नी पर जब इन्होंने अल्फा कणों का बौछार कराया, तो इन्होंने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं वो सोने की पतली सी पन्नी से क्या हो रहे हैं, सोने की पतली सी पन्नी से इस तरीके से जा रहे हैं, आर पर निकल जा रहे हैं। इस तरीके से सोने की पतली सी पन्नी से जा रहे हैं और इस तरीके से वो आर पार निकल जा रहे हैं। जैसे इस तरीके से गए और इस तरीके सोने की पतली सी पन्नी से टकराए और बिना विचलित हुए सीधे इस तरीके से निकल जा रहे थे। कौन, अधिकांश, मान लेते हैं 100 अल्फा कण, 100 अल्फा कण को हम भेज रहे हैं, 90% ऐसे अल्फा कण हैं जो सीधे आर पार निकल जा रहे हैं बिना विचलित हुए। परंतु कुछ % ऐसे अल्फा कण हैं जो इस तरीके से जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पे टकराने के पश्चात वो क्या हो जा रहे हैं, इस तरीके से विक्षेपित हो जा रहे हैं। विक्षेपित मतलब होता है, समझ रहे हैं ना, भटकना, कि जाना तो सीधे चाहिए था परंतु ये भटक कर इस तरीके से चले गए। कुछ अल्फा कण जैसे इस तरीके से, और भी अल्फा कण जैसे इस तरीके से गए और टकराने के पश्चात, मतलब यहाँ से जैसे ही सोने की पतली से पन्नी से टकराए तो वो विक्षेपित होकर इस तरीके से चल गए। और एकदम ना के बराबर, मतलब हम ये कह सकते हैं बहुत ही कम ऐसे अल्फा कण थे जो इस तरीके से सीधे गए, इस तरीके से जिस मार्ग से वो गए हुए थे, इस तरीके से सीधे वो टकराने के पश्चात, सोने की पतली की पन्नी से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस क्या हो जाते हैं, वापस ये लौट आते हैं। बहुत ही कम अल्फा कण, 100 में मान लेते हैं एक ऐसे। तो यहाँ पे 3 बातें बताई गई। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या बताया, पहली बात बताया, रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और उस पर अल्फा कणों का बौछार कराया। तो उन्होंने पाया कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जा रहे हैं।
कुछ ऐसे अल्फा कण हैं जो जा तो रहे हैं सोने की पतली सी पन्नी से टकराने के पश्चात विक्षेपित हो जा रहे हैं। विक्षेपित मतलब अपने रास्ते से भटकना। तो देख रहे हैं ना, सीधे जाना चाहिए था बट ये भटक गए हैं। अब बिल्कुल ना के बराबर मतलब बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे थे जो सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गए हैं जिस मार्ग से वो आए हुए थे। तो यही बात उन्होंने बताया, यही बात हम यहाँ पे बोलेंगे। देखिए लिखा गया है कि रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली सी पन्नी पर, यहाँ पे पन्नी रहना चाहिए, ठीक है ना, पतली सी पन्नी पर, ठीक है ना, पतली सी पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार कराया तो उन्होंने पाया, जब रदरफोर्ड ने सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कणों का क्या कराया, बौछार कराया, तो उन्होंने पाया। देखा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अल्फा कणों को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमने लिखा है कि उन्होंने पाया कि। अब क्या क्या पाया, तो सबसे पहली बात इन्होंने ये जाना इसे कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, दिख रहे हैं ना, ये सभी अधिकांश अल्फा कण हैं जो सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल गए हैं, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या पाया, दूसरी बात कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, ठीक है ना। यहां पे प्रचलित लिखा गया है, हालांकि यहां पे होना चाहिए विचलित, तो चलिए हम विचलित यहां पे लिख ही देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना, हो जाती है टाइपिंग में मिस्टेक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। विचलित मतलब देख सकते हैं आप कि कुछ अल्फा कण इस तरीके से गए हुए हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं, विचलित हो गए हैं। और तीसरा इन्होंने ये बताया कि तथा बहुत ही कम अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं, अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। मतलब बहुत ऐसे अल्फा कण हैं जो सीधे तो गए परंतु सीधे टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आए हैं। तो यही तीन बातें इन्होंने देखा। अब आता है बात यहाँ पे, इतनी बात तो आप लिख देंगे कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन यही है। अब इस प्रयोग के आधार पर इस प्रयोग से हमने क्या जाना, इस प्रयोग के आधार पर परमाणु के बारे में हमने क्या जाना ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये बातें लिखा गया है कि उपरोक्त परीक्षणों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले। अब रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोने की पतली सी पन्नी लिया, इतना पतला ना कि जैसे एक परमाणु की तरह उन्होंने माना कि ये सोने की पतली एक परमाणु जैसा है, ठीक है ना, तो एक परमाणु है मान लेते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जब सोने की पतली मान लेते हैं एक परमाणु है, तो इसी पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, इसीलिए तो ये आर पार निकल जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे यही बातें बताई गई। तो सबसे पहला उपरोक्त इस प्रयोग के अनुसार सबसे पहला इससे क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला, तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इससे ये उन्होंने माना कि ये सपोजिट एक परमाणु है तो इसका अधिकांश भाग खाली है, तभी तो आर पार निकल जा रहे हैं ना, अगर भरा हुआ होता तो कैसे निकलते, ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित व भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इन्होंने इसके आधार पर यह बताया कि परमाणु के केंद्र में एक क्या होते हैं, एक धन आवेशित भाग होता है। देखिए एक धन आवेशित भाग होता है, मतलब ये एक पॉजिटिव इस पर आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है और भारी भाग होता है। इस परमाणु का सबसे ज्यादा भारी यहाँ पे है और उसी को इसको कहा उन्होंने नाभिक। अब किस आधार पे इन्होंने कहा कि ये धन आवेशित है, तो इस आधार पर क्योंकि अल्फा कण जो है ना इस पर धनात्मक आवेश होता है, और जब हम जानते हैं कि धनात्मक प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं, तो ये अल्फा कण इस तरीके से जा रहा है तो ये धनात्मक आवेश है, तो ये अल्फा कण धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये वाला जो है ना इसको प्रतिकर्षित कर दिया, इसीलिए ये दूर हट गए हैं। अगर ये ऋणात्मक होता तो यहीं पे जाते, यहीं पे सिकुड़कर अल्फा कण रह जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसके आधार पर इन्होंने ये बताया। तीसरी बात यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि नाभिक की त्रिज्या 10 to the power -15 मीटर, यहाँ पे माइनस लिख देंगे कि नाभिक की त्रिज्या 10 to the power -15 मीटर होती है, इनका ये मानना था।
चलिए, तो ये था हमारा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि आसानी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। एक अच्छा प्रयोग है और मैं यही कहूँगा कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप देख भी सकते हैं मेरी बातों को, जिनको लग रहा है कि नहीं सर ये केमिस्ट्री का टॉपिक तरीके से मेल खा रहा है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा फिजिक्स में, बट मैं फिर कह रहा हूँ आप जाकर बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाकर देखिए, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट हम टॉपिक करा रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसका 12th चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो भैया इंपॉर्टेंट तो है ही ना, तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहना तो है नहीं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम में ये भी बार बार पूछा गया है दोस्त। क्या हम कह रहे हैं, बार बार पूछा गया है। तो अब समझ लेते हैं जी, तो इस मॉडल के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई, तो इस मॉडल को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, समझाते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, इस मॉडल के अनुसार हमें निम्न बातें बताई गई। सबसे पहले इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर लिया तो उसके बाद इन्होंने एक मॉडल दिया, और उस मॉडल के क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। मतलब इनका ये मानना था कि जो क्या है, जो परमाणु होता है वो क्या होता है, परमाणु एक गोलाकार होता है। सबसे पहले तो परमाणु जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। उसी छोटे भाग को हम बड़े के रूप में बता रहे हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे परमाणु हमें दिखाई भी नहीं देंगे अपने नग्न आंखों से, ठीक है ना, इतने छोटे होते हैं। तो परमाणु, उनका ये मानना था परमाणु क्या होता है, एक गोलाकार भाग होता है, बहुत ही छोटा होता है, और ये विद्युत उदासीन कण होते हैं, ठीक है ना, मतलब न्यूट्रल होते हैं जी, ठीक है, इनका ये मानना था। और ये बातें लगभग क्या 100% ये सही भी बात है कि परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे, गोलाकार और विद्युत उदासीन कण होते हैं। दूसरा बात इन्होंने ये बताया कि परमाणु का समस्त धन आवेश वह भारी भाग उसके केंद्र में होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इनका यह मानना था कि परमाणु का समस्त जो धनावेश होता है वो उसके केंद्र में होता है, जो धनावेशित भाग होता है वो उसके केंद्र में होता है, और यही सबसे भारी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो बिल्कुल ये भी बात 100% अभी भी सही है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 सेंटीमीटर की कोटि और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटि होती है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर, ये जो नाभिक है इसकी त्रिज्या उन्होंने क्या बताया, नाभिक की त्रिज्या उन्होंने बताया कि 10⁻12 सेंटीमीटर की कोटि, और परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर, ये टोटल परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि होती है। इन्होंने ये बताया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अब वो कंफ्यूजन आपको ही दूर करना है। होता क्या है कि देखिए इसमें क्या बताया गया कि परमाणु, यहाँ पे ये बताया गया कि नाभिक की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर की कोटि होता है, और यहाँ पे बताया गया है कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है, -15 मीटर की कोटि होता है। तो अब यहाँ पे दोनों बातों में कौन सही है, 12 वाला सही है या 15 वाला सही है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी मैं आपको जो भी जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आपको हमें बताना है कि भैया कौन सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों सही है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगले आ जाते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तेजी से घूमते हैं। इनका ये कहना था रदरफोर्ड का कि जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इस वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, इस वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेजी से इसमें क्या करते हैं, वो तेजी से इसमें घूमते हैं। इस तरीके से तेजी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं। ये बातें हो गई।
अगला कह रहा है कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कहना था कि ये नाभिक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल लगता है। अब वो बल कौन सा है, वो बल है विद्युत आकर्षण बल। ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद रखना है। तो ये इन्होंने सबसे पहली बात रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में मुख्यतः ये 4-5 पॉइंट हमें बताए हैं। अब इस बातें, इतनी तो बातें, हालांकि ये तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, एक पर इस पर तो बुक ही है एक, ये केवल मॉडल पे एक बुक है, बट उतना हमें नहीं पढ़ना है क्लास 12th में। अभी क्लास 12th में बेसिक इंट्रोडक्शन हमें देना है, तो बेसिक चीज़ें ही हमें पढ़ना होता है, तो इतना आप पहले याद कर लीजिएगा। अब आता है कि ये जो मॉडल उन्होंने दिया, तो बहुत सारे वैज्ञानिक वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस मॉडल पर जब ये बता रहे होते हैं, तो उस मॉडल पर बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर क्रैश क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, कमियां निकालने का प्रयास करते हैं कि ये ऐसे क्यों हुआ। तो यही इनकी भी जब मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया, तो उस समय बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजें पूछी जिनका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। अब वो क्या है वो हम जान लेते हैं। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसकी सीमाएं मतलब कमियां हमें जाननी है और ये लिखना होता है दोस्त, इसलिए हम कह रहे हैं ये याद कर लीजिएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं कहें या कमियां कहें, लिमिटेशन कहें, तो क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं हैं। सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि क्लार्क मैक्सवेल के, वैज्ञानिकों ने पूछा कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, मतलब क्लार्क मैक्सवेल के एक सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तो इनके अनुसार वैज्ञानिकों ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये परमाणु है, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाएं हैं, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर इस तरीके से वृत्तीय गति करता है, तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होती है। तो उनका ये कहना था कि सपोज डेट, ऐसे समझिएगा, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सपोज डेट एक आप समझिए एक ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड में आपसे कह दिया गया कि भैया आप मान लेते हैं आप ये हैं, आपसे कहा गया इस ग्राउंड में आप दौड़िए, इस तरीके से आप दौड़ रहे हैं, तो आपकी जाहिर सी बात है एनर्जी खत्म होगा, एनर्जी खत्म हो रहा है तो आपको दौड़ने का मन नहीं करेगा, तो फिर भी कहा जा रहा है दौड़िए, तो आपको जबरदस्ती दौड़ाया जा रहा है। तो एक समय आएगा जब दौड़ते इस तरीके से आप गिर जाएंगे, थक जाएंगे, गिर जाएंगे ना, क्योंकि एनर्जी समाप्त हो जाएगी। उसी तरीके से जो वैज्ञानिक उनका ये कहना था कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो इसकी ऊर्जा में भी हानि होगी, इसकी जाहिर सी बात है एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे इसकी गति धीमी होती जाएगी, और धीमी होती जाएगी तो धीमी होने का मतलब इस तरीके से गति करते करते ये अपनी कक्षा को भी छोड़ देगा, और कक्षा छोड़ने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से आएगा और ये नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इस पर धनात्मक, तो ये धन वाला इस इलेक्ट्रॉन के खींचेगा ना, जब गति धीरा हो जाएगी तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता क्यों नहीं है, तो इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो वही लिखा गया यहाँ पे, क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्त गति करता है, मतलब वृत्तीय गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होगी, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? यहाँ पे देखिए क्यों, जब क्यों कहा गया तो इसका जवाब नहीं था, किनके पास, रदरफोर्ड के पास। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये इसकी परमाणु मॉडल की कमियां निकाली गई। दूसरी बात यह था कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका।
इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बता पाए कि ये मान लेते हैं ये पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि 5, फिर से दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण को नहीं बता पाए कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस किस कक्षा में रहेंगे। तीसरी बात, यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है तो उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम क्या होता है जी, स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत बार बताया है हमने। इस तरीके से कुछ स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना, इस तरीके से ही कुछ स्पेक्ट्रम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खाली स्थान ये सब नहीं होते हैं, अलग अलग कलर से इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। फिर से यहाँ पे मान लेते हैं वाइट ये कलर हो गया, फिर यहाँ पे रेड हो जाएंगे, इस तरीके से होते हैं जी। तो इसकी व्याख्या वो नहीं कर सका। अदरवाइज कुछ खास नहीं है। ये हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखने के बाद आपको अनिवार्य है ये सीमाएं लिखना, क्योंकि इसके बिना लिखे आपका ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये था हमारा एक बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए यहां पे थोड़ा सा जस्ट सेकेंड, एक आवश्यक सूचना हर बार बताता ही हूं और अभी भी हम बता दें आप सभी को, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं और जो जानते हैं अच्छी बात है और जो नहीं जानते वो भी अच्छा ही हम कहेंगे। फिलहाल आज जान लीजिए और मुझे विश्वास है कि जो कंसिस्टेंट हम इस चैनल से जुड़कर और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको सब ये बातें पता होंगी, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। हाँ जी, चलिए क्या बात है, वेरी नाइस। थोड़ा सा इसको भी सिस्टमेटिक कर लेते हैं हम, क्यों दोस्त। ठीक है जी, देख लीजिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपके लिए हमने बनाया हुआ है। ये बहुत बार बताता हूँ और मैं इसलिए बताता हूँ, अदर्स जो भी बात हूँ, बट मोस्टली हमारी ये बात है कि मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे स्टूडेंट हैं वो बोर्ड एग्जाम में आराम से, मतलब कम से कम 85 से 95% ला पाएँ। और उसके लिए हमने ये 3 नोट्स तैयार किए हैं। सबसे पहली बात, इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हमने तैयार किया है, जिसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स की केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक का हमने नोट्स तैयार कर लिया है। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, मतलब 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का हमने नोट्स तैयार कर दिया है। और इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सबसे पहले VVI टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे चैप्टर वाइज, वो आपको दिए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट 100 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होते हैं, ये दिए जाएंगे। इसमें डेरिवेशन भी आपके जो भी इंपॉर्टेंट होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सब मिल जाएंगे। तो ये सब आपको दिए जा रहे हैं। अभिक्रियाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, ये सब आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। मेरा ये मानना है कि विश्वास भी है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स लेकर और नोट्स से अच्छे से गाइडेंस के साथ आप पढ़ाई करते हैं, तो मैं कह सकता हूं आराम से कि 85 से, अगर आप पूरा तैयार करते हैं तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। तो ये हमारा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का नोट्स हमने 199 रुपये में दे रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज थोड़े से पैसे लगे हैं दोस्त, क्योंकि टाइपिंग कराने में हमें भी पैसे लगते हैं। अब मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा सा मैं फ्री में तो वीडियो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो जिनके पास थोड़ा सा पैसे हैं, खर्च कर सकते हैं, तो वो इस नोट्स को ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ओनली फिजिक्स का लेते हैं 99, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेंगे 199 में मिल जाएगा। और ऐसे ही हमने लक्ष्य नोट्स तैयार किया है सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए, जो भी प्रत्येक स्टूडेंट हिंदी का सब्जेक्ट होगा ही। तो ये नोट्स हम ओनली 99 में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हिंदी की नोट्स में क्या मिलेगा ये भी जान लीजिए। 200 सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश दे रहे हैं जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जो पद्यांश है 10 नंबर में पूछे जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सब हम देंगे।
महत्वपूर्ण कहानियां जो 5 नंबर में पूछी जाती हैं नोट्स में होंगी। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, लेखक का और जीवन का जो कवि का दोनों के होंगे 10 नंबर में पूछे जाते हैं। खंड काव्य जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। साहित्यिक पद्यांश, संस्कृत पद्यांश भी होंगे 7 नंबर में। महत्वपूर्ण जो श्लोक होगा वो भी 7 नंबर में पूछे जाते हैं, सब हम देंगे। अपठित गद्यांश ये तो बिना पढ़ा हुआ है तो ये भी आपको रहेगा। रस छंद अलंकार जो 6 नंबर में पूछा जाता है ये भी रहेगा। पत्र लेखन भी रहेंगे और महत्वपूर्ण जो भी निबंध है वो भी आपके 9 नंबर में पूछे जाते हैं। ये सब ये टोटल आपके हिंदी के नोट्स में मिल जाएंगे और ये टोटल आपको इंपॉर्टेंट नोट्स ओनली हम 99 में दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट का या फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं तो 199 में मिलेगा, हिंदी लेते हैं तो 99। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी तीनों एक साथ लेते हैं तो मेरा ये कहना है कि 300 का नहीं बल्कि 249 में तीनों आपको दे दिया जाएगा। बहुत ही कम प्राइस के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कुछ थोड़ा सीरियस है अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति। आप जानते होंगे आप एक कोचिंग करेंगे तो वहां पर 2 विषय का 200, 400, 500 रुपए दे देते हैं महीने का। मैं तो आपको पूरी कंप्लीट हम आपको तैयारी कराने का प्रॉमिस कर रहे हैं। वीडियो से तो फ्री में पढ़ा ही रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं ओनली 249 में। इतना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते दोस्त तो कोई बात नहीं, वीडियो है ना, आप पढ़ाई कीजिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंटों के पास पैसे नहीं होते तो उनके लिए मैं कहूँगा भैया आप वीडियो से पढ़ाई कीजिए, वो हम हैं, वो हम कराएंगे दोस्त। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो जिनको लगता है ना ऑनलाइन में पैसे हम देकर बर्बाद हो रहे हैं, ये पैसा बर्बाद चला जाएगा। वही 200 रुपये, 250, 500 रुपये दे देंगे ऑफलाइन में, पर 150, 299 रुपये देने में उनको हालत खराब हो जाएगा जो ऑनलाइन में। तो ये थोड़ा दिल में दुख लगता है दोस्त। तो ये सब कुछ दिया जा रहा है। अदरवाइज नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिएगा और नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके कहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी क्लास 12th का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज कीजिएगा, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के तुरंत बाद ही व्हाट्सएप पे सभी नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर का परमाणु मॉडल क्या है दोस्त, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए इसको 2 तरीके से पूछ लिया जाता है, या तो कहेगा बोर का परमाणु मॉडल या कहेगा बोहर का परमाणु मॉडल या नील बोहर का भी परमाणु मॉडल कह सकता है। तो ये सभी एक ही वैज्ञानिक का नाम है, बोर कहें बोहर कहें दोनों बात एक ही है। अब इस मॉडल के अनुसार क्या क्या बातें बताएंगी समझिएगा। नील बोहर, सबसे पहले यहाँ पे कहा हमने कहा कि नील बोहर ने, देखिए नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, मतलब नील बोहर एक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया तो उसमें जो जो कमियां थी उसको दूर करके ही उन्होंने एक मॉडल हमें प्रस्तुत किया और उस मॉडल को अब उन्होंने अपना नाम दे दिया जो कि बोर का परमाणु मॉडल। समझ रहे हैं, तो ये बातें हुई थी। हालांकि जो बोर का परमाणु मॉडल है ये रदरफोर्ड का ही परमाणु मॉडल है, बट उसका थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है, थोड़ी सी जो कमियां थी उसको दूर कर दिया गया है। अब कौन कौन सी इन्होंने अपने मॉडल में बताया है बात वो समझिएगा। तो इस मॉडल के अनुसार निम्न बातें बताई गई हैं। अब कौन कौन सी बातें, तो सबसे पहली बात आपको क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है, ये मानना था बोहर का, ठीक है, कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु, ये परमाणु है तो परमाणु है और परमाणु के चारों ओर इस तरीके से परमाणु का ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार क्या होती हैं, नाभिक के चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब ये जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं इन सब की एक निश्चित ऊर्जा है कि भैया इसकी ऊर्जा जो है मान लेते हैं 5 है तो इसकी 10 है, इसकी 15 है। तो इस तरीके से निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मतलब बोर का ये कहना था कि ये जो निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाएं हैं इसी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसी में क्या करते हैं, गति करते हैं।
इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं। और ये जो कक्षाएं हैं ना, वृत्ताकार कक्षाएं, इसी को याद रखेंगे, निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं। कभी कभी केवल निश्चित कक्षा को परिभाषित कीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करिएगा, यही आप लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा कहते हैं, ऐसे कह दीजिएगा। ठीक है। चलिए दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि कैपिटल लेटर में आप लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे पहली ये जो कक्षा है, पहली कक्षा को देखिए K से हमने प्रदर्शित कर दिया, दूसरे को L से, तीसरे को M से, चौथी कक्षा होगी तो उसको N से, पांचवी कक्षा होगी, इस तरीके से MNOPQ इस तरीके से दर्शाते हैं। अभी तक हालांकि हमें पता चला है जिसके अनुसार, तो अभी तक 7 ही कक्षा में ज्ञात कर पाए हैं। ऐसे मतलब मात्र एक ही अभी तक परमाणु खोजा गया है जिसमें 7 कक्षाएं हैं। ठीक है ना। अगला तीसरी बात यहाँ पे ये कहा रहा है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। मतलब ये कह रहा है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। जैसे इनका ये कहना था कि ये मान लेते हैं पहली कक्षा है, सपोज डेट समझिएगा, ये नाभिक है और नाभिक की ये पहली कक्षा है और इस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक ये है। तो इनका ये कहना था कि सभी कक्षा, मतलब यहाँ पे ये कहा गया, देखिए कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा समान होती है। मतलब एक कक्षा के जो सभी इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी ऊर्जा क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब इसकी ऊर्जा अगर 15 है तो इसकी भी ऊर्जा 15 होगी। मतलब इन दोनों के गुण एक समान होंगे, इक्वल होंगे। मान लेते हैं इसके ऊपर वाले में मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो सभी के आठों जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी ऊर्जा एक समान होगी सभी का। मान लेते हैं 5 है तो सभी की 5 होंगी। समझ गए होंगे, क्लास 12 के स्टूडेंट है यहाँ। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। अब देखिए इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया कि ये जब वैज्ञानिकों ने पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है तो इसकी ऊर्जा में हानि होगी, तो एक समय आएगा जब नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता क्यों नहीं है। तो उस समय पर बोर ने ये जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था कि ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन ये तेजी से गति कर रहा है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करता है तो इधर तो इसके ना, मतलब ये नाभिक है, धनात्मक आवेश है, इस पर ऋणात्मक, तो ये नाभिक इसको अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो इसको क्या कहते हैं, इसको आकर्षण बल। ये जो बल यहाँ पे इधर जो बल लग रहा है, इधर वाला जो बल लग रहा है, इसको हम F1 बल कहते हैं। F1 बल को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल है दोस्त, समझ रहे हैं ना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो इसको ही हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पे ये कहना है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। मतलब क्या है कि जैसे कि ये कहना था कि ये धनात्मक आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, तो ये नाभिक अपनी ओर अभिकेंद्र बल लगाएगा और खींचेगा। अब मान लेते हैं जितने बल से ये F1 बल खींच रहा है ना, तो ये जब इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करता है, तो जब कोई भी चीज तेजी से गति करता है ना, तो उसके बाहर की ओर भी एक बल लगता है जिसे हम F2 बल कहते हैं। यही F2 बल को हम अपकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। मतलब F2 क्या है, अपकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल। ये कहना था वैज्ञानिकों का कि F1 जो बल है वो F2 बल के बराबर होता है। तो यही बात है कि जो इधर जो बल F1 द्वारा लगाया जा रहा है नाभिक के द्वारा, जितना ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उतना ही बल बाहर की ओर भी लग रहा है। तो जब F1 F2 बल दोनों बराबर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जब असर नहीं पड़ेगा तो ये चुपचाप अपना गति करता रहेगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है,
अभिकेंद्र बल को ही आकर्षण बल कहा गया है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। देखिए अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अंतिम कहा गया कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। ठीक है ना, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं और परमाणु की इस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। मतलब ये कहा गया सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, मतलब जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी ना उसी में सबसे पहले रहने को वो चाहेंगे, ज़्यादा जिसके पास है उसके पास नहीं, निम्न ऊर्जा स्तर में रहना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से ये समझ में आ गई होंगी। एक एक पॉइंट को हमने विस्तार में समझाने का प्रयास किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आप एक चाहे तो ये फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ये आप फिगर बना देंगे, यही काफ़ी रहेगा। एक तरीके से इस तरीके से बना दीजिएगा। अब इस मॉडल की भी कमियां निकाली गई। अब वो कमियां क्या क्या हैं, तो बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। अब इस मॉडल की निम्नलिखित कमियां हैं, जिसमें पहला आता है यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। मतलब बोर का परमाणु मॉडल केवल एक जिसका इलेक्ट्रॉन है उसकी व्याख्या करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो 1 का मतलब क्या है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बारे में वो सब कुछ बता पाएगा। जैसे कि हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका मतलब हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकेगा। कब करेगा, जब ये हीलियम जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, मतलब इस पर H+ आ गया, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो अब 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तब अब ये व्याख्या कर देगा। जैसे लिथियम है, जैसे लिथियम हमारे पास है, ये लिथियम है Li। अब लिथियम के पास 3 परमाणु क्रमांक होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी व्याख्या कब कर पाएगा, अभी नहीं करेगा, परंतु इस पर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तब इसकी अब व्याख्या कर पाएगा, क्योंकि 2 दे दिए तो 1 बचा। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने कहा, मान लेते हैं किसी के पास 50 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे 49 इलेक्ट्रॉन को पहले देगा, फिर एक बचेगा, तब आप व्याख्या करेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो इस तरीके से ये कमियां निकाली गई। दूसरी बात ये निकाला गया कि यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी नहीं कर सका था, ये भी नहीं कर सका। और उसके बाद कि यह जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका, यह मॉडल जीमेन प्रभाव जो होता है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। अब मैं बता दूं, ये हाइड्रोजन की सूक्ष्म स्पेक्ट्रम एक टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा सर्च करके, हमने पढ़ाया हुआ है। जीमेन प्रभाव क्या होता है ये भी सर्च करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब इस पर हम डिटेल में जाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, आपको ये बोर का परमाणु मॉडल लिख लेना है और उसके बाद सीमाएं भी लिख लेनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, सॉरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको भी अब हम जान लेते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहां पे हमने लिखा हुआ है कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल, जब बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, अभी हमने पढ़ा ना बोर का परमाणु मॉडल, ठीक, तो वही बात है। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के लिए एक क्या किया, ऊर्जाओं के लिए सूत्र दिया है। मतलब क्या है कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। अब हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए इन्होंने क्या दिया है, एक सूत्र दिया है। अब वही सूत्र क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। तो वो सूत्र है En, वो सूत्र क्या है दोस्त, तो वो सूत्र है हमारे पास En = RH/N²। तो ये इसका सूत्र है दोस्त, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोर ने दिया था। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए एक सूत्र दिया जो है En = RH/N²। जहां R क्या है तो ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे R क्या है तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ। जहाँ R क्या है,
रेडबर्ग नियतांक या स्थिरांक भी कह सकते हैं। यहां पे h क्या है दोस्त, तो h है हमारे पास प्लांक नियतांक, c क्या है प्रकाश की चाल, यहां पे n क्या है, n है क्वांटम संख्या। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। यहां पे ये है एन क्या है, हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर है। तो बोर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, मतलब बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए एक सूत्र दिया जो है EN=RH/n², जहां R क्या है रेडबर्ग नियतांक, H प्लांक नियतांक है, फिर से यहाँ पे C प्रकाश की चाल है, और यहाँ पे क्या है, N क्या है, N है क्वांटम संख्या। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात बताया कि RHC, इन्होंने जब गणना किया तो RHC का इन्होंने वैल्यू दे दिया RHC के इन्होंने वैल्यू दे दिया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये n² इन्होंने कर दिया। मतलब इसका वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया है इसकी गणना करके कि RHC का जो मान आता है वो -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो ये इन्होंने इतना दे दिया है। तो इतनी बात सबसे पहले लिख सकते हैं ना कि मतलब बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए, मतलब विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के लिए एक हमें क्या दिया है, सूत्र दिया है। वो सूत्र है EN=RHC/n², जहां पे ये सब क्या है ये हमने बता दिया। और RHC का जो वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे समझिएगा, फिर आप लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु को बोर से कोई ऊर्जा, मतलब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें ये बताया गया कि जब हाइड्रोजन जो परमाणु है उसको बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, मतलब बहुत ही तेजी, उनकी गतिशीलता तेज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं, परंतु 10⁻⁸ सेकेंड पश्चात वो फिर से अपनी कक्षा में लौट आते हैं, और इस घटना से एक हमें श्रेणी प्राप्त होता है, और इसी श्रेणी को स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में इन्होंने बताया हमें। ठीक है ना। ये भी हम समझ लेते हैं कि क्या बातें बताई गई, समझिएगा। देखिए यहाँ पे अभी हमने यही जाना कि हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। अब हाइड्रोजन जो है ना, इनका ये कहना था कि हाइड्रोजन जो परमाणु है, सपोज दैट हाइड्रोजन ये परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु का यहाँ पे हम बना दूं, ये हाइड्रोजन परमाणु है, एक हम बात बता रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ये इसकी कक्षाएं हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये मान लेते हैं ये कक्षाएं हैं, तो ये यहाँ पे इसका पहला इलेक्ट्रॉन जो है सपोजेट ये यहाँ पे है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण होता ये है दोस्त, ये जैसे पहली कक्षा है और ये हमारे पास मान लेते हैं सपोजेट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरी कक्षा है। हाइड्रोजन परमाणु का ये हमारे पास दूसरी कक्षा है, समझ रहे हैं ना। तो ये पहली कक्षा का ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु है, याद रखेंगे हाइड्रोजन परमाणु है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर से हम इसको ऊर्जा देते हैं। तो जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे और बहुत ही तेजी से ये गति करने लगेंगे, और ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में आ जाते हैं। मतलब अपनी कक्षा को छोड़कर और दूसरी कक्षा में, ये यहाँ से यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में तेजी से आ जाते हैं, परंतु
10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड पश्चात फिर से ये अपनी कक्षा में वापस लौट आते हैं। तो और ये जब आएंगे और जाएंगे तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इससे एक रेखा प्राप्त होगी, एक श्रेणी प्राप्त होगी और उसी श्रेणी को स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो आप बोल नहीं सकते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है तो इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में आ जाते हैं, परंतु 10⁻⁸ सेकेंड पश्चात वो पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आते हैं। इस घटना से एक हमें श्रेणी प्राप्त होता है और उसी श्रेणी को स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं, परंतु 10⁻⁸ सेकेंड पश्चात वो अपनी कक्षा में वापस लौट आते हैं। 10⁻⁸ सेकेंड पश्चात वो अपनी कक्षा में वापस लौट आते हैं और इस घटना से एक हमें श्रेणी प्राप्त होता है, इसी को स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये बातें आपको लिखना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये बातें बताई गई हैं, ठीक है ना। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, इतना लिखने के बाद ये भी लाइन आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो स्पेक्ट्रम हमें श्रेणियां प्राप्त हुई हैं, ये स्पेक्ट्रम श्रेणियां 5 प्रकार की होती हैं। तो जो यहाँ पे हम बता दें कि जो स्पेक्ट्रम श्रेणियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। और ये पूरा हमें एक्सप्लेन करना है। जो क्या कह रहा है कि लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चम केट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये 5 श्रेणियां हैं, इसको व्याख्या करना है। ये इसकी क्या है, ये यहाँ पे हमने बता दिया है, ये इसकी फिगर है, ये बनाना भी है, अभी हम उस पर बताएंगे आपको। फिलहाल आते हैं सबसे पहले लाइमन श्रेणी पर। पहला श्रेणी देखिए, बहुत सारी श्रेणियां जो हम कह रहे हैं ना स्पेक्ट्रम श्रेणी प्राप्त हो गए। अब स्पेक्ट्रम श्रेणी में पहला हम पढ़ रहे हैं लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी क्या है कि लाइमन के अनुसार, अब देखिए ये जो श्रेणियां है प्रत्येक वैज्ञानिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये सभी श्रेणी बताया है। जैसे लाइमन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लाइमन श्रेणी के बारे में बताया। तो वही लिखा गया है, लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर, यहाँ पे स्तर रहेगा, जब उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर मतलब n=1 में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक स्तर है, ये पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से ये अनंत है। तो जब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये देखिए ये लाइमन हमारा श्रेणी है, ये बामर, ये पाश्चम, ये ब्रैकेट, ये फून। तो यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, मतलब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ये सब तरंगे हैं और ये सबसे उच्चतम स्तर है। तो लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर मतलब n=1 में प्रवेश करते हैं तो इससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है और उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, उसी श्रेणी को हम कहते हैं लाइमन श्रेणी। क्या कहते हैं जी, उसी श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो यही तो बात हमने कहा कि लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे तो एक श्रेणी प्राप्त होगा जिसे लाइमन श्रेणी कहेंगे। और इसके लिए इन्होंने एक सूत्र दिया है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए 1/, थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं भैया, इतना पतला कैसे चलेगा। 1/λ=r, ठीक है ना। यहाँ पे और छोटा कर ले क्या हम, r 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि मतलब 1/λ=
1 अपान लेमडा इजकल टू, हमें क्या दिया गया है 1 अपान लेमडा इजकल टू आर और 1 अपान एन स्क्वायर 1 अपान 1 का होल स्क्वायर और बाय माइनस 1 अपान एन स्क्वायर, जहां एन क्या है क्वांटम मतलब ऊर्जा स्तर है, क्वांटम संख्या हम कह सकते हैं है, ठीक है ना। ये क्या है, ये 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि पहली ऊर्जा स्तर में प्रवेश किया है इसलिए लिखा गया है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अभी हम एक एक करके समझ में आएगा, पहला भी हमने फॉर्मूला दिया है ना, इसी तरीके से सब समझ में आ जाएगा। अब चलिए बामर श्रेणी को जान लेते हैं। अब आता है हमारे पास कि बामर श्रेणी क्या होते हैं, ठीक है ना। ये n क्या है, क्वांटम संख्या है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, या पूर्णांक भी हम कह सकते हैं। बामर श्रेणी क्या आता है दोस्त, तो यहाँ पे बामर श्रेणी को हम यहीं से बोलेंगे, यही है ना बामर श्रेणी। तो हम यही कहेंगे कि बामर के अनुसार, क्या कहेंगे कि बामर के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करती हैं तो उससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है, उस श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। बोल देंगे, जब बामर के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे बामर श्रेणी कहते हैं। तो यही बात हमने लिखा हुआ है, देखिए बामर के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर, यहाँ पे स्तर रहेगा, ये थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है तो, उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर मतलब n=2 में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे बामर श्रेणी कहते हैं। और इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, 1 अपान लेमडा इजकल टू आर। अब केवल यहाँ पे कुछ बदलना नहीं है, यहाँ पे केवल 2 का होल स्क्वायर कर देना है माइनस 1 अपान n का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, पहला प्रथम ऊर्जा स्तर था तो 1 लिखे थे, द्वितीय है तो 2 लिख दिए, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना, अभी धीरे धीरे सब आ जाएगा, उसके लिए परेशान आप नहीं होंगे, सब आ जाएगा। तीसरा क्या है, पाश्चम श्रेणी। पाश्चम श्रेणी क्या होता है दोस्त, तो यहां से ही हम बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, पाश्चम के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो इससे एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे पाश्चम श्रेणी कहते हैं। बोल देंगे ना, ठीक है दोस्त। तो यही बात हमने लिखा हुआ है कि पाश्चम के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम पाश्चम श्रेणी कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख देंगे, ऐसे ही लिखेंगे 1 अपान लेमडा इजकल टू आर, अब केवल यहाँ पे बदल देंगे, अब यहाँ पे तीसरी ऊर्जा स्तर है तो 3 लिख देंगे, 3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान n का होल स्क्वायर, इतना कर देंगे दोस्त, ठीक है। चौथा आ जाता है ब्रैकेट श्रेणी। अब ब्रैकेट श्रेणी क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, फिर फुंड श्रेणी समझेंगे। दोनों एक ही बार बता दे क्या, चलिए ब्रैकेट श्रेणी को जान लेते हैं, यही ना ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से चौथी ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। यहीं से आप बोल देंगे फुंड श्रेणी का मतलब, फुंड के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से 5वीं ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे फुंड श्रेणी कहते हैं। और यही बात हमने लिखा है, ब्रैकेट के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से क्या होता है, जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से चौथी ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। तो ये भी हम समझ लेते हैं जी, ये भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 अपान लेमडा इजकल टू आर और 1 अपान 4 का चौथे ऊर्जा स्तर था 1 अपान 4 का होल स्क्वायर और n का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट श्रेणी। फुंड श्रेणी का मतलब देखिए 5वीं ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो उसे फुंड श्रेणी कहेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला 1 अपान लेमडा इजकल टू आर समझ रहे हैं ना क्या है, रेडबर्ग नियतांक है, और 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त। तो यही तो है हमारा। तो ये आप समझ गए होंगे 5 श्रेणियां हैं और इन 5 श्रेणियां, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ये याद करना है, लिखना है आपको। चलिए इसका फिगर का भी ले लीजिए। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो हमारा देखने के लिए। फिलहाल आपको तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा लगता है जब स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो फिलहाल आपका बेनिफिट तो है ही, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम देना है, आपको अच्छा नंबर लाना है। बट हम भी धन्यवाद आपका देंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वास किए हुए हैं। इसके लिए मेहनत करते रहिए दोस्त, मैं तो इतना ही कहूँगा, मेहनत करते रहिए। और मेहनत बहुत ही ज़रूरी है दोस्त। मेहनत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने हालातों को बदलना है, आपके अपने घर की परिस्थितियों को बदलना है, आपको अपने माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा करना है, आपको अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करना है। इसके लिए मैं कहूँगा, चाहे आप लड़के हो या लड़कियाँ हो, मैं सभी से कहना चाहूँगा, पढ़ाई ज़रूरी है दोस्त, नीड है, नीड। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। हो तो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है, बट जो आधार होता है ना, उसको कमजोर कभी नहीं किया जाता। अब पढ़ाई क्या है? आधार है किसी भी चीज का। फिलहाल आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं दोस्त, आगे समझ जाएंगे। समय सबको समझा देता है, तो वेट करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन हो जाएंगे और वहां से इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। और एक और बात है कि सभी सब्जेक्ट का भी लिंक है, वहां से अपनी पढ़ाई कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हमारी नोट्स लेना चाहते हैं, सक्सेस नोट्स, इसके बारे में हमने बता ही दिया है कि इंटर बोर्ड परीक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स 199 में मिल रहा है। सभी कुछ, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। लक्ष्य नोट्स जो हिंदी के लिए हमने प्रोवाइड किया है 99 में, जिसमें ये सब कुछ, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप तीनों एक साथ लेते हैं तो 300 का नहीं बल्कि एक 249 में ही मिल जाएगा। तो नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, कहिएगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी का नोट्स चाहिए, इतना करके मैसेज करेंगे, मिल जाएगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।